ओके जी, स्टार्ट करते हैं। शुरू से ही करूँगा क्योंकि पहला लेक्चर जो था मिस हुआ था काफ़ी लोगों का, तो उसके अंदर जो बातें हुई थी वो मैं दोबारा बयान करने की कोशिश कर देता हूँ। कोर्स कंटेंट बेसिकली हमारे कोर्स में होने वाला है बेसिक से एडवांस। अब ये जितना भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये बहुत थोड़ा है जो मैं इधर लिख पाया हूँ क्योंकि जगह थोड़ी थी, लेकिन जो मैंने बैक एंड पे डाटा लिख मारा है वो कोई 9-10 आर्टिकल्स पे मुहित है और 20 स्लाइड्स पे, जो कि यही हैं, यही वाली। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और बना हुआ है जिसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है, तो ये सारा रिवील अभी नहीं करना क्योंकि सरप्राइज़ भी कोई चीज़ होती है। खैर, शुरू करते हैं व्हाट इज़ कंटेंट से। कंटेंट जैसे कि कल भी बताया था कि हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या उसका पढ़ सकते हैं, वो कंटेंट कहलाती है। वो इन्फोग्राफिक की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में, म्यूज़िक की फॉर्म में, हर चीज़ की फॉर्म में। जो आपको चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, इवन जो इश्तहारात आपको मोबाइल शॉप्स के बाहर या मेडिकल स्टोर के ऊपर लगे हुए मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर ने ही बनाए होते हैं, तो वो भी कंटेंट ही कहलाएंगे। यानी वो जो इश्तहार लगे होते हैं ब्यूटी पार्लर के बाहर, वो कंटेंट है, हालांकि बेहुदा हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं। कंटेंट आपको होपफुली समझ आ गया होगा, तो अब उसके अगला स्टेप है एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग एक सिंपल कंटेंट है ना, अगर उसको ऑनलाइन उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, रैंकिंग क्यों बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब लोग सर्च करते हैं, जैसे कि लोगों की, जैसे मैं एक विज़िटर हूँ, जो मुझे एक चीज़ चाहिए वो है गेमिंग माउस। ये मुझे चाहिए क्योंकि मैंने गेमें खेलनी है, तो मैं सर्च करूँगा गूगल के ऊपर आके, तो गूगल जो सर्च रिज़ल्ट दिखा रहा है ना सर्फ के ऊपर, यानी सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर, इसके ऊपर मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी नहीं तो किसी और की वेबसाइट को रैंक करना होगा, ताकि जो विज़िटर है या जो क्लाइंट है वो मेरी वेबसाइट या उस क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जाके वो माउस बाय करे, बदले में उसको पैसे दे और वो एट द एंड कोई गोलगप्पे खा सके, ठीक है। अब इस फर्स्ट पेज के ऊपर आने के लिए ये सारी जद्दोजहद है, जिसमें एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, बैक लिंक, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट कोई 200 से अबव रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनके बाद एक आर्टिकल इधर आ रहा होता है पहले पेज के ऊपर, क्योंकि इतने सारे सर्च रिज़ल्ट को वो बीट करके ऊपर आ रहा होता है। तो 200 रैंकिंग फैक्टर तो अभी बहुत कम है। खैर, अगला सवाल जो ज़हन में आता है वो है पर्पज़ ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग। अब बिजनेसेस होते हैं, जैसे कोई माउस कंपनी हो सकती है, यानी कोई हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हो सकती है, प्रोडक्ट सेल करने वाली हो सकती है, या सर्विस सेल करने वाली हो सकती है। वो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। यानी अगर विज़िटर सर्च कर रहा है तो जो अगला बिज़नेस ओनर है वो चाहेगा कि सारे विज़िटर मेरे पास आएँ, सारे नहीं तो अगर 100 विज़िटर हैं उनमें से 70 to 80% विज़िटर मेरी ही वेबसाइट के ऊपर आएँ। तो इसके लिए उसको क्या कहते हैं, एक मिनट, इसके लिए उसको एसईओ करना पड़ेगा, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को। और सर्च इंजन क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जो बेसिक यानी बिगिनर राइटर हैं। सर्च इंजन हर वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप
क्वेरी लिखते हैं यानी अपनी नीड लिखते हैं और वो एक रिज़ल्ट दे देता है, यानी आप इनपुट देते हैं और वो आउटपुट में काफ़ी सारे रिज़ल्ट दे देता है, ये सिंगल भी रिज़ल्ट दे देता है, वो सर्च इंजन कहलाता है। जिनमें गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट एज का जो न्यू आ गया अब तो काफ़ी, उसके अंदर चैट जीपीटी नहीं, GPT-4 भी आ गया उसके अंदर, तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन गूगल ने उसी के साथ बार्ड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। खैर, ये एक ब्रीफ सा इंट्रो हो गया क्योंकि कल भी हुआ था, तो मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब है व्हाट इज़ AI कंटेंट। अब AI आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, इसको मैं ज़्यादा बड़ा करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन है। AI कंटेंट के बारे में मैं अभी भी एक लेक्चर सुन रहा था जो कि यही पड़ा हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ये आपने लाजमी सुननी है, पहली वीडियो मैंने इसलिए टॉप ऑफ द लिस्ट रखी हुई है। इसके अंदर एक आदमी ने गूगल के जो CEO हैं ना, सुंदर पिचाई जो भी उनका नाम है, सुंदर तो नहीं है इतने लेकिन नाम सुंदर है, उनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि AI के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के जहन में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, वो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या AI ह्यूमन के लिए या ह्यूमन जॉब्स के लिए डिस्रप्टिव है, तो उन सुंदर पिचाई जो हैं उन्होंने डायरेक्ट आंसर भी किया है। और ये सुन के थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है कि उन्होंने ये कहा कि राइटर्स की जॉब जाने वाली है और ये जो प्रोग्रामर्स हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी राइटर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो AI चैटबॉट्स हैं यानी चैट GPT है या बार्ड है या और जितने भी हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे एरर्स हैं, सिर्फ 4-5 एरर्स नहीं हैं। उनमें से बिगेस्ट जो एरर आता है वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के बारे में वीडियो में भी बताया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ तक ब्रीफली बताऊँ तो, जैसे अगर आपने सर्च किया ना गेमिंग माउस, यही सर्च किया, और आपको, बल्कि चैट GPT पे जाते हैं, इधर क्या सर्च करना है हमने, हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई सर्च बेस्ड कंटेंट आपने सर्च किया ना इधर ही चैट GPT के ऊपर, AI चैटबॉट्स के ऊपर, तो वो एक बुक सजेशन दे सकता है या लाइक कोई वेबसाइट के URL दे सकता है। जैसे आपको कोई सजेस्ट मी वेबसाइट्स विच ऑफर फ्री SEO कोर्स। अब जैसे ये मैंने लिखा है तो ये वेबसाइट सजेस्ट करेगा। अगर मैं इससे लिंक मांगूंगा तो वो लिंक एरर आएगा, जैसे अब ये लिंक आया है, और एक मिनट, AI सर्टिफिकेट कोर्स, खैर यहाँ पे ये तो अभी इतना कोई हेलुसिनेशन नहीं दिखाई क्योंकि ये बहुत फेमस टर्म है। SEO कोर्स तो हर कोई सजेस्ट कर रहा होता है, लेकिन खैर जो वहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थी ना उस वीडियो के अंदर, वो आप ये वाली लाजमी देखनी है। इसके अंदर जैसे ही वो सर्च करता है ना, उसके अंदर बार्ड से भी मिस्टेक होती है, अभी तक हेलुसिनेशन उसको भी है। वो बुक सजेशन करता है 5 जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो खुद से ही टाइटल लिखता है बुक का और लिंक दे देता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, और ये समहाउ ख़तरे वाली बात भी है। और जब सुंदर पिचाई से पूछा गया कि इसका क्या सलूशन है, और उससे यह भी पूछा गया क्या ये ख़तरनाक नहीं है, ख़तरनाक इमरान खान वाली, तो उन्होंने कहा कि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, यानी उनको भी नहीं पता कि ये एरर्स अभी तक कैसे फिक्स हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अलार्मिंग भी है,
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ना गूगल का ओके मैं ये बता रहा था कि सुंदर पिचाई से उसके कोलीग से जब पूछा गया ना कि एआई जो है अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसके अंदर, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हर चीज़ सीख सकता है, तो क्या वो कितना को ख़तरनाक हो सकता है। अब उसने एग्जांपल के तौर पे आगे से बताया कि हमने एआई को कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए और कुछ नहीं दिए, और मतलब उसके अंदर रोक लगा दी थी। जैसे एक बांग्लादेश की एग्जांपल दी, कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट की, तो उन्होंने प्रॉम्प्ट दिए कि वो चेंज नहीं होती थी लैंग्वेज, लेकिन एआई ने खुद ही सीख लिया कि उसको चेंज कैसे करना है, जो कि समहाउ अच्छी न्यूज़ भी लगी और दूसरी तरफ ख़तरनाक भी लगी, क्योंकि एआई खुद सीख रहा है। और उसी वीडियो के अंदर उन्होंने रोबोट्स दिखाए, जो कि एक कंपनी है डीप माइंड्स के जो सीईओ साहब हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कराऊं तो वो 12 साल की उम्र में वर्ल्ड के दूसरे बड़े वर्ल्ड चैम्पियन थे चेस में। तो ये वो सीईओ बंदा है, और उसकी कंपनी के अंदर जो रोबोट्स बने हुए थे उसकी कंपनी के अंदर रोबोट्स बनाए हुए थे उन्होंने, जो कि फ़ुटबॉल खेल रहे थे, यानी वो तो सॉकर कह रहे थे, और वो गोल कर रहे थे बार बार। और उन्होंने बताया कि ये जो गोल कर रहे हैं उन्होंने सिखाया नहीं है उनको, यानी खुद नहीं सिखाया, प्रोग्राम नहीं किया, बस उनको पूरा इंटरनेट उनके हवाले है, वो खुद सीख सकते हैं। इतनी एडवांस होती जा रही है टेक्नोलॉजी। तो खैर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग और फ्यूचर ऑफ सर्च इंजन, तो ये वाले लिंक्स आपने भी लाजमी देखने हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफ करें तो फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग में जाके दिखाता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी कुछ अच्छा भी लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है वो लॉन्ग टर्म नहीं लगता, यानी फॉर द टाइम बिंग वो थोड़ा तसल्ली बख्श है कि एसईओ कंटेंट राइटर जो हैं वो अभी सेफ़ हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगे, यही दिख रहा है, और ये हर फील्ड में दिख रहा है। अब ये घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि सब फील्ड्स जा रही हैं। अब मैं ये डराने के लिए नहीं बता रहा आप सबको इस चीज़ को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा कि जब न्यू चेंज आता है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। हो सकता है जो एसईओ कंटेंट राइटिंग है वो फ्यूचर में चेंज हो जाए काफ़ी हद तक। तो आपको आपके जहन में आ रहा होगा क्या अब वाली सीखनी चाहिए? बिल्कुल, अब वाली सीखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे ना। अभी कख नहीं पता होगा तो सेकंड स्टेप पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर अभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि डायरेक्ट फोकस यहाँ पे है। खैर अगली जो बात थी फ्यूचर ऑफ सर्च इंजन्स। अब सर्च इंजन के बारे में मैंने यहाँ पे भी कंटेंट इकट्ठा तो कर दिया, ये भी आप देख लेना, जिसके अंदर वो भी उसकी भी वीडियो है, यानी लंबे बालों वाली सरकार जो है नील पटेल साहब, उनकी भी वीडियो है, वो भी आप देखना। और फ्यूचर ऑफ सर्च इंजन के बारे में मैं ये बता दूं, जो मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी उसका लिंक खैर मिला नहीं, फेसबुक के ऊपर देखी थी, उसके अंदर वो बता रहे थे कि वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी पहले भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है, यानी वीआर हेडसेट का पता होगा, अब वहाँ पे भी जा सकते हैं। और कंसाइज होता जा रहा है सर्च इंजन, टू द पॉइंट होता जा रहा है, इस तरह कि अब अमेरिका में और यूके में गूगल की अभी रिसेंट अपडेट जो है उसके मुताबिक उन्होंने क्विक रिज़ल्ट दिया हुआ है, क्विक रीड के नाम से, हर वेबसाइट के नीचे। उसका मकसद ये होता है कि अगर एक विज़िटर आया ना, उसको बस 2-3 सेकंड के अंदर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वो सर्च कर रहा है, तो उसका काम यही है कि बस वो वेबसाइट खोले, जैसे इसके ऊपर आया है ना, टॉप गेमिंग चेयर,
अब उस विज़िटर आया, यहाँ पे छोटा सा सेक्शन बना हुआ है क्विक रीड, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको टू द पॉइंट कंसाइज और परफेक्ट आंसर मिल जाएगा उसके क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब उसका टाइम कितना बच गया, जैसे अब ये पूरा आर्टिकल हो सकता था कोई 1000-2000 वर्ड का हो, जो कि 10 मिनट आलमोस्ट लग ही जाते हैं एक 2000 वर्ड के आर्टिकल को पढ़ने में। अब उसके 10 मिनट बचा के सिर्फ लेट्स से 1 मिनट भी कर दिया या 30 सेकंड भी कर दिया, इसमें बेनिफिट यूज़र का हुआ और हल्का फुल्का नुकसान उस सर्च इंजन का भी हुआ, क्योंकि पहले लोग 10-10 मिनट 1-1 घंटा भी लोग पुराने वक्तों में इसके ऊपर रहते थे सर्च इंजन्स पे। लेकिन अब जैसे जैसे आवाम बढ़ रही है उसी तरह सर्च इंजन भी कंसाइज होता जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि आवाम स्टिक करे। यानी वो कहते हैं ना, जब समंदर में डूब रहा होता है ना कोई, तो हाथ पांव मार रहा होता है, तो सर्च इंजन्स भी आजकल वही कर रहे हैं। और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स भी वैसे ही आपको एंगेज रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फ्यूचर में इस वजह से हर वक्त उनकी अपडेट आ रही होती है और कोई ना कोई न्यू फीचर सर पे मार रहे होते हैं वो। और कल भी वैसे डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, और मेरे ख्याल से ये मैंने आर्टिकल तो दे दिए, तो आप ये भी पढ़ लेना टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग और टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटर। ये मैंने क्यों अरेंज किए, क्योंकि आपको पता चल सके सिर्फ आर्टिकल राइटिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ वेबसाइट कंटेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर अभी तक पाकिस्तानी गए ही नहीं हैं, इतने ज़्यादा हैं ही नहीं। उसमें से ईमेल राइटिंग भी है, पॉडकास्ट राइटिंग भी है, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग भी है। आपको इतने ज़्यादा लोग नहीं मिलते जितने आर्टिकल राइटिंग में मिलते हैं। तो ये वाला आर्टिकल आपने मस्ट चेक इट आउट करना है। और टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटर ये लिखने का मकसद ये था, क्योंकि आजकल लोगों से पूछ लिया जाए ना कि आपको क्या आता है, तो वो कहता है जो मर्ज़ी करा लो। ये कोई आंसर नहीं है, आपको पता होना चाहिए आप कौन से राइटर हैं और क्या क्या लिख सकते हैं। इस वजह से मैंने ये कोशिश करके अपनी बेस्ट कोशिश की है कि रेलिवेंट चीज़ें हर कंटेंट राइटर की नीश में ही डालूं। जैसे अगर टेक्निकल राइटर है तो उसकी नीश के मुताबिक ही उसकी स्किल्स आ रही हूँ। तो ये आपने मस्ट चेक इट आउट करना है। अगर इसमें से आपको न्यू आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, यानी अगर आपकी टेक्निकल राइटिंग की नीश है और आपकी बिल्कुल करीबी जो साथी होगा नीश में, स्किल में, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको पता चल सकता है और वो आप सीख के उसकी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये इसको हल्का नहीं लेना, काफ़ी मज़े का है और काफ़ी टाइम लगा है इसको लिखने में। उसके बाद 40 एसेंशियल कंटेंट राइटिंग टर्म्स एवरी राइटर मस्ट नो, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आज बहस करते हैं। और लो जी, खुला ही नहीं है। इधर ही आ जाए, बल्कि खुल गया। ये वाला भी मैं वैसे शेयर कर दूंगा, लेकिन इनको एलैबोरेट करना ज़रूरी था। कंटेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका, तो दोबारा रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद ब्लॉग। अब ब्लॉग एक पेज होता है एक वेबसाइट के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट होती हैं। होपफुली समझ आई होगी। यानी अगर एक पेज है ना, जैसे मेरी वेबसाइट ये वाली पूरी है, इसके अंदर होम पेज या मेन्यू के अंदर मैंने रखा हुआ है सच, आर्टिकल्स में जाएं तो ये आर्टिकल्स का एक ब्लॉग पेज हो गया एक किस्म का, सही हो गया। इसके अंदर रेगुलरली ब्लॉग पोस्ट आती रहती हैं, इस वजह से इस पेज को ब्लॉग कहा जाता है। और ये हर वेबसाइट के अंदर होना चाहिए, ख्वाह वो टूल बेस है, ख्वाह वो एक एफिलिएट है। एफिलिएट के अंदर तो मैटर ही यही करता है ना, ब्लॉग मैटर करता है, क्योंकि ये कवर करता है डिफरेंट कीवर्ड्स को। और जितने ज़्यादा कीवर्ड्स को आप मैनेज कर पाते हैं, मैनेज इस तरह से कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कीवर्ड की भरमार कर देनी,
ज़रूरी ये भी है कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उन ओके जी, मैं ये बता रहा था कि जितने भी आप आर्टिकल लिखें उसके अंदर जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर पहले से ही कीवर्ड रिसर्च करके रखें। और मैं ये देखता हूँ, कीवर्ड रिसर्च करके रखें और फिर उस कीवर्ड की प्लेसमेंट का टाइम आता है जो कि एक टेक्निकल पार्ट होता है और उसी के अंदर आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं जो कि इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। यहीं पे मैं बताऊंगा कैसे करनी है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको फर्स्ट पेज पे अपने कंटेंट या अपने क्लाइंट के कंटेंट को लाने के लिए जो भी जद्दोजहद होती है उसको एसईओ कहा जाता है। और कीवर्ड हर वो चीज़ जो एक यूज़र, एक कंज्यूमर, एक रीडर, एक कस्टमर गूगल या हर किसी सर्च इंजन पे इनपुट कर रहा होता है, यानी वो सर्च कर रहा होता है, उस चीज़ को कीवर्ड ही कहा जाएगा हमारी टर्म में, यानी कंटेंट राइटर्स के माइंड में। मेटा डिस्क्रिप्शन, आप कोई भी जैसे आर्टिकल टॉप बुलेट नहीं बाइक्स वर्ल्ड, अब ये वाला एक आर्टिकल है, इसके ऊपर ये जो चीज़ आ रही है ना, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। और इसके अंदर इस तरह से ये लिखी जाती है कि रीडर्स की अटेंशन ग्रैब कर सके, और इसके अंदर फोकस कीवर्ड भी इन्वॉल्व होता है, और यही फोकस कीवर्ड है बेसिकली। टॉप 10 बाइक्स इन द वर्ल्ड, यही कीवर्ड है, और उन्होंने इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन वैसे कोई सिलेक्ट नहीं की और इन्होंने भी नहीं सिलेक्ट की हुई। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने नेम लिखे हुए हैं बाइक्स के, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन एक मेटा डिस्क्रिप्शन का होना मैटर करता है डिफरेंट आर्टिकल्स के लिए। खैर ये तो समझ आ गई कि मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है, और ये होती है कोई 152 करैक्टर तक, 160 तक मैक्सिमम होती हैं, लेकिन रिकमेंडेड 152 करैक्टर होते हैं। करैक्टर मींस ये एम एक करैक्टर है, इसके दरमियान जो स्पेस है ना मेटा के दरमियान, ये एक करैक्टर है, तो META मेटा 4 करैक्टर्स हैं पूरे। खैर इसको समझ आ गई होगी। हेडलाइन हेडलाइन भी थोड़ी इंगेजी होनी चाहिए, और हेडलाइन और टाइटल में फ़र्क होता है थोड़ा सा। जैसे सर मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज़। मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग थिंग होती है, यानी अगर आपको किसी कस्टमर या किसी क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करनी है ना, आर यू लुकिंग फॉर दिस बाइक, देन क्लिक हेयर, या इस तरह की कॉल टू एक्शन भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन कंसिडर कर सकते हैं समहाउ, अगर आपकी रेलेवेंट है। यानी आपने आर्टिकल के ऊपर लाना होता है। जैसे अक्सर आपको एक नॉर्मल चीज़ बताऊं, जैसे आप बाज़ार जाएं आप लोग, तो एक सब्ज़ी मंडी के अंदर एक आवाज़ लगा रहे होते हैं लोग कि आओ बाजी आओ सब्ज़ी ले लो, इस तरह की। तो उसके अंदर जो उनके सेंटेंसेस होते हैं ना कि ताज़ा ताज़ा आलू, इस तरह के, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन ऑनलाइन टर्म, वो ही मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। आपने छोटी सी लाइन में, टैग लाइन भी हो सकती है वो, इवन इस तरह के सेंटेंस भी हो सकते हैं कि डिस्कवर योर इमेजिनेशन बाय क्लिकिंग हेयर, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट हो गया। इसको 152 करैक्टर तक लेके जाना होता है। 152 करैक्टर यानी 20 वर्ड बनते हैं, ऑलमोस्ट 20-21 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ें। मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये जब आप पढ़ेंगे ना, जैसे ये भी लिखी हुई है। अब मैं दोबारा ये नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने लिख दिया वो नहीं बोलूँ, जो मैं बोलूँ वो अलग हो। तो खैर, फाइंड द बेस्ट पिज़्ज़ा, ये भी एक मेटा डिस्क्रिप्शन है, आपके सामने लिखी हुई है। मैंने एग्जांपल हर किसी के साथ दी हुई है। अ हेडलाइन
इज़ अ टाइटल और हेडिंग ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। अब ये आर्टिकल खोलने के बाद जो होती है ना, वो होती है हेडलाइन। अब जैसे ये आर्टिकल खोला है, ये हेडलाइन है, और एसईओ टाइटल भी यही है। एसईओ टाइटल या टाइटल टैग वो भी यही है। टाइटल टैग उस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है जो कि HTML फॉर्म में हो। HTML फॉर्म वर्ड में कैसे देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये देखें। इस चीज़ को सिलेक्ट किया, व्हाट इज़ कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये लिखा हुआ है H1 दिख रहा होगा। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक हेडिंग लग गई है, और इधर कोई और आ गया। अच्छा जी, अब ये हेडिंग 1 हो गई है। इसको सिलेक्ट करके हम हेडिंग 2 लगा सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके हम हेडिंग 3 लगा सकते हैं। ये H1 से H6 तक होती हैं, लेकिन H1 एक आर्टिकल में सिर्फ एक होती है। H2 मल्टीपल हो सकती है, H3 मल्टीपल हो सकती हैं। और H2 से मुराद ये है कि आपने दूसरी हेडिंग, ये जैसे H2 है ना, ये वाली जो H3 होगी वो H2 के ज़ेर असर होगी, यानी उसकी सब हेडिंग होगी। H4 जो होगी वो H3 की सब हेडिंग होगी। इस तरह आपने कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, और ये हेडिंग्स जो होती हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं। अब ये जो आपने देखा होगा, ये देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, ये HTML हेडिंग्स की वजह से बनता है, क्योंकि ये जो हेडिंग दी हुई है ये H2 हेडिंग है, ये सारी H2 हेडिंग है। यहाँ पे वो इसलिए दिख रही है H2। अगर मैं H3 लगाता तो वो H2 के आगे दिख रही होती, यानी इधर लिखा होता 1.44 कुछ लिखा होता, क्योंकि अभी तो 1.3 ही लिखा हुआ है। खैर, ये सीन होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर यही पूछने वाली थी मैं, ये कि ये जो आता है ना टेबल ऑफ कंटेंट, ये किस तरह आता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है ये जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं ना, उसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट जरूर दिया हुआ होता है आर्टिकल। ये थीम के अंदर बिल्ट इन भी होता है, और प्लगइन्स के थ्रू भी आ जाता है वर्डप्रेस के अंदर। फ़िलहाल मेरी तो वेबसाइट ही ब्लॉग पोस्ट के ऊपर है, तो इस प्लगइन इस थीम के अंदर ही था ये टेबल ऑफ कंटेंट। और ये आता तब है जब हम HTML हेडिंग्स देते हैं, तो ये खुद ही आ जाता है, बशर्ते। मतलब अगर वर्ड में दिख रहे हैं तो ये नहीं आएगा, अगर हम वर्डप्रेस में करेंगे तो आएगा। हाँ जी, वर्डप्रेस के अंदर, और ये ब्लॉग पोस्ट के ऊपर भी आ जाता है। ये मेरी वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट के ऊपर है, यानी ब्लॉगर के ऊपर है। ये पता होगा आपको। सर ऑफलाइन एसईओ और ऑनलाइन एसईओ में क्या फ़र्क होता है? ऑफलाइन एसईओ वो यानी अदर मार्केटिंग जैसे हो जाती है, सोशल मीडिया में हो जाता है। और ऑनलाइन, खैर ये ना डिटेल टॉपिक है, ये मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ, तो हाफ नॉलेज मैं वैसे शेयर नहीं करना चाह रहा होता। सही हो गया? चलो ठीक है, ओके। सब हेडिंग्स वही, ये पहले ही बता चुका हूँ। H3 H2 की सब हेडिंग है, H4 H3 की सब हेडिंग है। और उसके बाद कॉल टू एक्शन, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने साथ साथ एग्जांपल इस वजह से लिखी हुई है। ये वाली पोस्ट मैंने बनाई हुई है, इस चीज़ को भी कॉल टू एक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करने से आप मेरे सर्विस पेज के ऊपर चले जाएंगे, या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर चले जाएंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पर लिंक किए हुए हैं ये वाली चीज़ें। अब ये कॉल टू एक्शन किस तरह होता है कि मैंने यहाँ पे अपनी सर्विस के बारे में हल्का सा हिंट दिया हुआ है, एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ। वो क्यों नहीं बताया हुआ? क्योंकि मैंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी क्रिएट की हुई है कि अगर कोई लेट्स से कोई बंदा आया है और वो मेरी ये वाला आर्टिकल रीड करता है और उसको ये चीज़ दिखती है और वो कहता है कौन सी सर्विस दे रहा है, देखूं तो सही। अगर मैं लेट्स से इधर लिख लेता हूँ SEO सर्विसेज, तो उस कस्टमर को पता चल गया है कि ये SEO दे रहा है। शायद उसके अंदर इंटरेस्ट ना हो, SEO के अंदर ना हो, या अगर मैं लिख देता हूँ राइटिंग, उसको राइटिंग के अंदर ना हो। तो मैंने दोनों ही नहीं लिखे, मैंने हिंट भी दिया हुआ है कि इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन का काम ही होगा, तो वो दोनों ही होते हैं। तो जैसे ही वो अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में इसको क्लिक करेगा, वो मेरे पेज पे जाएगा। वो हो सकता है मैंने यहाँ पे ऐड भी चलाया हो,
तो वो एक रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकता है। यानी अगर खैर वो एडसेंस के भी थ्रू हो सकता है या डिफरेंट मीडिया चैनल के भी थ्रू हो सकता है। खैर जब वो मेरे पेज पे आएगा और पेज पे एक अलग ही दुनिया जब मैंने बसाई हुई है तो वो देखेगा, उसको शायद शुरू में इंटरेस्ट ना हो मेरी सर्विसेज के अंदर, लेकिन जब वो एक दफ़ा मेरे पेज पे आ जाएगा उसको इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ लिख मारा हुआ है तो उसको इंटरेस्ट आ ही जाएगा एट द एंड, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस चीज़ को कॉल टू एक्शन कहते हैं। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये आपने भी पढ़ लेनी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा जवाब दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रख देता हूँ ताकि आप लोग इसकी रिसर्च खुद भी करें। यूज़र इंगेजमेंट ये एक टर्म होती है जो राइटर्स यूज़ कर रहे होते हैं या डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्या होती है कि आप यूज़र को कितने अच्छे से एक अपने कंटेंट के थ्रू इंगेज कर सकते हैं, उसको स्माइल दे सकते हैं या उसको रुला सकते हैं कोई सैड पोइट्री करके, आशिकों वाली, नाकाम आशिकों वाली, वो भी यूज़र इंगेजमेंट में आता है। बाकी एग्जांपल लिखी है वो भी आप पढ़ सकते हैं। बैकलिंक्स, अब ये एक टर्म बहुत ही तगड़ी टर्म यूज़ की जाती है कंटेंट क्रिएटर्स या एसईओ पर्सन्स की तरफ से। बैकलिंक एक बेसिक सेंस दूँ तो एक बड़े भाई की तरफ से एक छोटे भाई को एक कंधे पे हाथ होता है। वो इस तरह के, किसी का माइक ऑन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर की मैट्रिक्स में जो एसईओ एंगेजमेंट होती है, यूजर एंगेजमेंट जी उसके की मैट्रिक्स कौन से होते हैं? दोबारा बताइएगा। यूजर एंगेजमेंट में की मैट्रिक्स कौन से यूज होते हैं? की मैट्रिसेस कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप वीडियोस दे रहे हैं तो हुक लाइन हो सकती है, कोई चार्मिंग लाइन हो सकती है, या कोई फैक्ट बेस्ड चीज़ हो सकती है, या कोई स्टैटिस्टिक हो सकता है, यानी कोई रिसेंटली गूगल की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है वो हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। यूज़र इंगेज होगा ना, फ़ौरन यूज़र की अटेंशन लेनी होती है, आंखें खोलनी होती हैं, वो इन्वॉल्व होता है यूज़र इंगेजमेंट में। जैसे ही वो यूज़र इंगेज होगा वो पूरी वीडियो देख लेगा या वो पूरा आर्टिकल पढ़ लेगा। समझ आई? जी ठीक है। ओके। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक एक हाई अथॉरिटी डोमेन जो भी होती है, डोमेन यानी वेबसाइट, वो एक छोटी सी डोमेन को जब एक लिंक दे दे तो उसको छोटी डोमेन वाला जो वेबसाइट है वो कहेगा मुझे एक बैक लिंक मिल गया, यानी उसको एक सपोर्ट मिल गई है बड़े भाई की, क्योंकि उसको बड़े भाई ने प्रमोट किया कि ये एक अच्छा कंटेंट है और वो गूगल की नज़रों में किया है। और यूज़र की नज़रों में इतना कोई इफ़ेक्टिव नहीं होता। इफ़ेक्टिव क्या, उसको यूज़र को इतना नहीं पता चल रहा होता कि ये क्यों किया हुआ है, उसने आके पढ़ना है। और अगर वो उसकी वेबसाइट पे चला जाता है, यानी छोटी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि बड़ी वेबसाइट ने वो अपने ही किसी कंटेंट के अंदर उस वेबसाइट का लिंक दिया होता है, तो जैसे वो छोटी वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी, और ट्रैफिक आएगी तो एड्स आएंगे तो रेवेन्यू आएगा, और वही चाह रहे होते हैं। और ये गूगल के नज़रिए से बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर एक वेबसाइट के ऊपर तगड़े बैकलिंक्स मिल रहे हैं उसको, तो गूगल उसको ऊपर लेके आ रहा होता है, क्योंकि गूगल भी चाह रहा होता है उसका यूज़र अच्छे कंटेंट को रीड करे। अगर एक अच्छे कंटेंट को काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो गूगल भी समझता है कि ये वाकई ही अच्छा कंटेंट है, तो वो उसे प्रमोट करेगा। ये होता है बैकलिंक्स का मकसद। एंकर टेक्स्ट, अब ये जो है यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, बल्कि इसको नॉर्मल करते हैं। अब जैसे एक वेबसाइट है जिसके ऊपर लिखा गया है कंटेंट के बारे में, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज़ कंटेंट। लेट्स से मुझे ये वाला आर्टिकल अच्छा लगा, मैंने पूरा रीड किया है और मैं इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक करना चाहता हूँ, एक्सटर्नल लिंक आगे मैं बताता हूँ, वैसे आगे लिखा हुआ है लेकिन पहले बता देता हूँ। एक्सटर्नल लिंक का मकसद ये होता है कि मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर भी कंटेंट लिखा हुआ है, व्हाट इज़ कंटेंट के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन
उससे बेहतर भी हो सकता है, या कोई स्टैट हो सकती है, या कोई और चार्ट हो सकता है, उससे मैंने लिंक करना है जो कि दूसरी वेबसाइट के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल के या लिंक लगा सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर लिंक बना होता है, तो आप लिंक करें तो इसके ऊपर लिंक लगाया जा सकता है इस वर्ड के ऊपर। मैं फ़िलहाल कंट्रोल के करता हूँ, तो यहाँ पे वो पूछेगा, एक बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर आप लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे जब लिंक दे देंगे आपने ओके कर देना है, तो इस वर्ड के ऊपर ये लिंक लग गया। ये हाइपर लिंक है, ये अब लिंक भी आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर आने से। अब इस वर्ड को जब यूज़र क्लिक करेगा तो उस दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह का आप इंटरनल लिंक भी लगा सकते हैं। इंटरनल लिंक क्या होता है, यानी किधर गया, जैसे अगर मैंने ये वाली वेबसाइट है तो मैंने यहाँ पे अगर एक एंकर टेक्स्ट लगाया हुआ है, या शायद लगाया हो, बल्कि यहाँ नहीं लगाया हुआ, खैर अच्छा भाई, ये ना बताइए ज़रा, इसकी कोई लेंथ मैटर करती है इस पे, एसईओ पे? किसकी? ये एंकर टेक्स्ट की। एंकर टेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के आई थिंक होते हैं, जिसके अंदर ब्रांड बेस भी हो सकते हैं और सिंपल पूरी डोमेन भी आप पुट कर सकते हैं। आपका माइक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कर रहा है। हाँ, फॉर एग्जांपल इसकी अगर ज़्यादा लेंथ हो जाए तो वो मैटर करेगा उस पे, एसईओ पे? बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, बस एक क्वेश्चन जितनी हो सकती है, यानी कोई 6-7 वर्ड से ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि गूगल को लग रहा होता है कि ये स्पैमी लिंक है, तो उसको इतना बड़ा नहीं करना कि गूगल को स्पैम लगे। रेलिवेंट चीज़ को सिलेक्ट करना है जो कि उस दूसरी वेबसाइट के ऊपर है। ये नहीं करना कि आपने पूरा ही आर्टिकल लिखना है उसके ऊपर, इस तरह नहीं आपने करना कि इसको आपने एंकर टेक्स्ट लगाना है। ये छोटा भी हो सकता है, एक वर्ड के ऊपर भी हो सकता है और मल्टीपल वर्ड के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी पैराग्राफ्स के ऊपर कर देना है, वो थोड़ा बैड एसईओ हो जाएगा, यानी वो यूज़र के लिए अच्छा नहीं होगा। यूज़र चाह रहा होता है कि उसको अच्छा कंटेंट रिटर्न में मिले। अक्सर आपने विकिपीडिया देखी होगी, उसके ऊपर काफ़ी सारे लिंक्स लगे होते हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट के भी, इंटरनल लिंकिंग के भी, जैसे ये भी लिखा हुआ मैंने सामने। इंटरनल लिंकिंग का मकसद ये होता है कि आपने अपनी ही वेबसाइट के अंदर लिंक पहुंचाया होता है दूसरे पेज के ऊपर, दूसरी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, दूसरे आर्टिकल के ऊपर। तो खैर विकिपीडिया के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे होते हैं जो कि इंटरनल लिंक भी होते हैं, एक्सटर्नल भी, लेकिन आपने ये चीज़ नोट की होगी, वहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स के ऊपर एंकर टेक्स्ट नहीं लगे होते, वहाँ पे छोटे छोटे भी होते हैं और एक एक वर्ड के भी होते हैं, तो बहुत अच्छे भी होते हैं और इसी वजह से वो रैंक भी होती है, टॉप पे होती है विकिपीडिया मोस्टली। अब खैर कंटेंट मार्केटिंग, अब वैसे टाइम तो हो गया आधा घंटा, लेकिन यहीं तक कर लेते हैं फ़िलहाल। कंटेंट मार्केटिंग ये एड्स के थ्रू भी होती है और सोशल मीडिया के थ्रू भी होती है, यूट्यूब चैनल्स, हर जगह से अपने कंटेंट को आप जब प्रमोट कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को कंटेंट मार्केटिंग का नाम दिया जाता है। उसमें प्रोडक्ट भी हो सकते हैं आपके, आपका बिजनेसेस भी हो सकते हैं, बिज़नेस ये भी हो सकता है कि सर्विस सेल कर रहे हो या प्रोडक्ट या कुछ भी। खैर यहीं तक करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है और काफ़ी लोगों को नींद भी आ सकती है, और अब सवाल और जवाब का टाइम है तो आप पूछ सकते हैं। आवाज़ लिखा तो हुआ है, आवाज़ जा रही थी वैसे। ब्लॉगिंग यही जब आप एक प्रॉपर अपनी वेबसाइट लेके उसके ऊपर कंटेंट जनरेट करने लग जाते हैं रेगुलरली, तो उस चीज़ को ब्लॉगिंग का नाम दिया जाता है। और ब्लॉगिंग करने के लिए मल्टीपल स्किल्स का होना बेहतर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपने एक एसईओ आर्टिकल लिख लिया, यानी एक आर्टिकल लिख लिया, तो उसको पब्लिश कैसे करना है, अगर पब्लिश कर लिया तो उसको प्रमोट कैसे करना है, अगर प्रमोट कर लिया तो उसको अपडेट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए। इंडेक्स कैसे कराना है, क्रॉल कैसे कराना है, ये तो काफ़ी लंबी बहस है। Are there any tools or